देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या सीखेंगे इसमें? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी की इस वीडियो में देखेंगे क्या धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ऐसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, और इसे एक और नाम है, दूसरा नाम है इसका क्रियाशील श्रेणी। क्या बोलते हैं? क्रियाशील श्रेणी। तो इसमें देखिए सक्रियता श्रेणी का महत्व, ये था सक्रियता श्रेणी का महत्व। अब सक्रियता श्रेणी का इसमें उपयोग मतलब क्यों सक्रियता श्रेणी को लाया गया? तो आवर्त सारणी में अभी तक कुल मिला के कितना तत्व खोजा गया है? 118। कुल अभी तक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व खोजा गया, जिसमें से कुछ धातु भी हैं, कुछ अधातु भी हैं, कुछ उप धातु भी हैं, कुछ अक्रिय भी है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। तो अब उनको क्या है कि उन धातुओं को हम लोग क्या उसमें ये मतलब ये उसमें चेक करते हैं कि क्या ये धातु क्रियाशील है कि क्रियाशील नहीं है। ऐसा समझ में धातुओं की क्रियाशीलता को हम लोग उसी के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर क्या बनाई गई है? एक श्रेणी बनाई गई है। तो उन्हीं श्रेणी को धातुओं के क्रम में रखा गया है। धातुओं को क्या किया गया है? एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उसी क्रम को क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। तो क्रम क्या है कि सबसे पहले उसमें देखिए सक्रियता श्रेणी क्या है कि धातुओं को इसमें लिखेंगे। धातुओं को क्या है कि सक्रियता श्रेणी में परिभाषा है इसकी, धातुओं को उनके देखिए इधर सक्रियता श्रेणी में क्या है कि सक्रियता श्रेणी में इसमें लिखा गया है कि सक्रियता श्रेणी में धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, देखिए सक्रियता श्रेणी में धातु हाइड्रोजन ऊपर स्थित होता है, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? देखिए हाँ, सक्रियता श्रेणी में धातु हाइड्रोजन, जो धातु होती है हाइड्रोजन से क्या होती है? ऊपर स्थित होती हैं। जैसे ये सब, ये क्या है सब हाइड्रोजन कहाँ तक है? यहीं तक है ना। देखिए हाइड्रोजन को मैं क्या ब्रैकेट में लिखा हूँ। तो ये सब धातुएं क्या होती हैं? हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं, जो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके किसको निकाल देती हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। क्यों विस्थापित करती हैं? कि ये सब जो हाइड्रोजन से ये वाला यहाँ पे होना चाहिए। तो ये मैं क्या किया हूँ कि हाइड्रोजन सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? जैसे यहाँ से Pb, Fe, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, यही है ना। तो ये सब क्या है कि हाइड्रोजन सबसे प्रबल है। तो जब ये सब जहाँ पे अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल की पहचान क्या है कि उसमें हाइड्रोजन आयन होगा। हाइड्रोजन आयन क्या करता है? यहाँ से इन सभी धातुएं क्या करती हैं? अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं? विस्थापित कर देती हैं। तो वही लिखा गया है कि तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को क्या करती हैं? विस्थापित कर देते हैं। ऐसा समझ में। इसके बाद देखिए ये क्या है? यहाँ से धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी की इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति और अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है, और यह श्रेणी क्या कहलाती है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या बताया हूँ कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है, जिसे क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी। इसका दो नाम है, एक बोल सकते हैं क्या? सक्रियता श्रेणी, इसका दो नाम है, सक्रियता श्रेणी और दूसरा क्या बोलते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी और क्रियाशीलता श्रेणी किसे कहेंगे? कि धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति के आधार पर उनको एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। उनकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है, और यह श्रेणी क्या कहलाती है? धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, या दूसरा नाम कह सकते हैं इसको सक्रियता श्रेणी। अब देखिए उनको मैं इसको मतलब एक नाम के आधार पर एक ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि कैसे इसको क्रम से याद रखेंगे। एक क्रम से क्या है इसका ट्रिक क्या है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। याद हो जाएगा ना। क्या है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। तो काशी का हो जाएगा के लिखेंगे, नाथ का NA, का CA, माली का MG, आलू का AL, जरा का ZN, फीका का FE, पकाता का PB, लेड है का लिखेंगे यहाँ से हाइड्रोजन। कौन का हो जाएगा कॉपर Cu, Hg का मरकरी, आगे का Ag का मतलब क्या हो जाएगा? चांदी, और आगे का मतलब यहाँ से आओ का Au मतलब सोना। तो इसके आधार पर आप लोग ये देखिए
ये सब क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे, ये देखिए क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, ये लिखेंगे क्रियाशीलता का क्या है, बढ़ता क्रम है, ये बढ़ता क्रम है। और नीचे क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, घटता क्रम है समझ में। तो सबसे प्रबल क्रियाशील धातु कौन कौन से, दो का नाम बताएंगे, पोटेशियम का और सोडियम का। पोटेशियम का और सोडियम का नाम बताएंगे। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम और सोडियम, अगर इनको क्या किया जाता है, इनको संरक्षण करने के लिए, इनको मतलब बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है, किरोसिन के तेल में डुबोकर। अगर किरोसिन के तेल में डुबोकर इसे नहीं रखेंगे तो इतना क्रियाशील धातु है कि ये हवा से भी अभिक्रिया करके क्या लगती हैं, ज्वलनशील हो जाती हैं, जलने लगती हैं। जबकि जो सबसे कम क्रियाशील है, यहाँ से चांदी और सोना, इस पे पानी, इस पे हवा क्या अगर पानी भी पड़ जाए तब भी ये संक्षारित नहीं होती हैं। कौन कौन, चांदी और सोना। तो याद रखिएगा कि इस ट्रिक को आप लोग इसको हमेशा मतलब याद रख लेंगे, इसको क्रम से रखना है। ये सब ये धातुएं जो रखेंगी, ये धातुओं जो रखा गया है इनके क्रम के आधार पर रखा गया है, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब सोडियम यहाँ करते, पोटेशियम यहाँ, मैग्नीशियम ऊपर, कैल्शियम नीचे, ऐसा नहीं है। इनको एक क्रम से, तो इसी के आधार पर ट्रिक बना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये जो लिखा गया है किसका मतलब क्या है, ये वाला। जैसे कि मैं कह दिया यहाँ से कॉपर क्या है, जैसे मान लीजिए कि कॉपर है, कॉपर या तो सुन लिख लीजिए यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या तो कोई और आयन लीजिए। जैसे मान लीजिए Fe है, क्या है Fe को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, Fe को लिखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में। कहाँ रखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में। जैसे ये मान लीजिए कि कोई एक विलयन है, ये क्या है, कोई एक विलयन है, बोलिए ये क्या है, एक विलयन है। और विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। और कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लोहे की छड़ को यहाँ पे रख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोहे की छड़ को रख दे रहे हैं। जब लोहे की छड़ और कॉपर सल्फेट का जब विलयन हो जाएगा तो इसमें से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या है, लोहा है और ये कॉपर है। तो अब इसमें देखिए लोहा कहाँ पर है, लोहा यहाँ पर बैठा है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे बैठा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हुआ, लोहा। सबसे अधिक क्रियाशील कौन हुआ, लोहा। अब कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर मतलब यहाँ पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, लोहा मतलब आयरन। और सबसे कम क्रियाशील कौन हो गया, कॉपर। ये जो लोहा क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से निष्कासित कर देगा, है समझ में। यानी खुद ये विलयन क्या बनाएगा, CuSO4 प्लस का Fe आयरन क्या हो जाएगा, ये Fe आयरन निकलेगा नहीं, यहाँ से कौन जुड़ेगा, Fe, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, Cu। कॉपर क्या हो जाएगा, ऊपर तली पे जाकर यहाँ पर क्या होगा, तैरने लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा आपको कि इसमें अगर क्वेश्चन आपसे पूछना रहेगा तो क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार को, बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, सोडियम और पोटेशियम को पूछा जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों। ऐसा में क्या क्वेश्चन आएगा कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि चांदी, यहाँ से सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, इसका कारण क्या है, मतलब क्यों ऐसा, ठीक है ना। सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अब सोने चांदी का आभूषण जब पहनेंगे तो इसमें पानी, नमी सब कुछ उसमें उपस्थित होगा। तो ये जो सोना है, ये चांदी है और सोना, ये दोनों क्या करता है, किसी के साथ अपक्रिया नहीं करता है। जबकि सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, इतने क्रियाशील हैं, किसी के साथ भी अपक्रिया करके क्या होंगे, जलने लगेंगे, है समझ में। अब ऐसा इसका कोई रीज़न नहीं है कि सोना चांदी महंगा है तो इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। महंगा है तो और यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन महंगा किस लिए है कि इनका ये उपयोग क्या है कि ये सब न किसी के साथ क्रिया नहीं करते। अगर ये सब भी किसी के साथ क्रिया करने लगते हवा और नमी के साथ, तो ये सस्ता हो जाता, कोई इसका लेबा ही नहीं करता। अगर यही काम सोचिए कि अगर यही दोनों का काम कौन करने लगे, सोना, लोहा, हाँ लोहा, Fe, अगर ये क्या हो जाए, ये नमी के साथ अब क्रिया करने लगे और ये नमी के साथ अब क्रिया न करने लगे, तब तो हाँ, तब ये महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए मतलब अगर ये क्या है कि अब छत बनवाना रहता है, छत में किसका यूज़ करते हैं, इसमें सरिया के रूप में Fe का, ठीक है। अगर इसका यूज़ कर देंगे तो मान लीजिए महंगा तो बहुत है, लेकिन इसका जब सरिया लगवा देंगे तो मजबूत
क्या हो सकता है? सुनिए, अब क्रिया नहीं कर सकते हैं, ये क्या करते हैं कि तो इसमें देखिए गुण बताया हूँ, तन्यता गुण, इसमें तनता बहुत है, फैलता बहुत है, ठीक है ना। और ये क्या है कि इसमें कह सकते हैं कि घर में जो उसकी क्षमता है, उसकी जो आयु है बहुत अधिक हो जाएगी। तो आप लोग उम्मीद है कि इसमें आप लोग यही इसी का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, समझ में आया ना ये क्या सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है कि धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर, या तो ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के आधार पर, अब क्रियाशीलता के, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के आधार पर और उनकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, या जिसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी।